Good afternoon, ma'am. People are still joining. Okay, let them join. 1 minute. Good afternoon. Good afternoon. We were supposed to. Good afternoon. We were supposed to start a new chapter here. ये जो टॉपिक कवर हो जाएगा क्योंकि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, राइट? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया है. इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन एचआरएम, ये हम तुम लोग को प्रिलिमिनरी क्लासेस में बता चुके हैं. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन काफी डिटेल में समझाए हैं कि कैसे कैसे होता है, सिलेक्शन का क्या स्टेप है. इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वी हैव कवर्ड. देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसके बाद हम तुम लोगों को कुछ छोटा टॉपिक्स पढ़ाएंगे जैसे कि कॉम्पेंसेशन. ऑल्दो हम पेरोल में तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं कॉम्पेंसेशन वगैरह, लेकिन स्टिल थोड़ा सा क्योंकि वर्कशॉप है तो थोड़ा सा आप लोग को कॉम्पेंसेशन बता देंगे जो कि आपके थर्ड ईयर का भी शेड्यूल में है. कॉम्पेंसेशन के अलावा कुछ नया टॉपिक्स जो अभी इंडस्ट्री में बहुत वोग में है, बहुत ज्यादा बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस एक फैक्टर है जिसके बारे में तुम लोग सुने हो कि नहीं, कि ऑर्गेनाइजेशन अभी स्ट्रेस मैनेज करने में भी बहुत काम कर रही है. Yes, ma'am. Yes. इस ग्रोइंग एज में स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर हो गया है विच इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू बी नोटेड. तो ये स्ट्रेस कैसे कैसे काम करता है, कितना टाइप का स्ट्रेस होता है, क्या बिल्कुल ही स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती है लाइफ में या थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए तुमको काम करते रहने के लिए, ऐसी चीजें. इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि लेबर टर्नओवर. ठीक है, लेबर टर्नओवर एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है अभी ऑर्गेनाइजेशन का. होता ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को में जाके ऑर्गेनाइजेशन को पैसा लगता है आपको हायर करने में. जब वो पैसा आपको हायर करते हैं फिर पैसा लगता है आपको ट्रेन करने में. जब आप ट्रेन हो जाते हैं तो फिर एक परमानेंट कंफर्म एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं. और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने स्किल सीख लिया, आपने बहुत काम सीख लिया, देन यू चूज टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि इतना पैसा लगा है आपको सिखाने और ट्रेन करने में, तो आप जब छोड़ के जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान भी होता है, बहुत नुकसान होता है. इसीलिए एम्प्लॉय टर्नओवर को रोकना अभी के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. ये एक फैक्टर है. तो एम्प्लॉय टर्नओवर है. अब एम्प्लॉय टर्नओवर यानी एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, और एब्सेंटिज्म यानी काम पर आए ही ना, दोनों में भी फर्क होता है. एब्सेंटिज्म को भी क्या क्या फैक्टर बताता है, डिटरमिन करता है, ये सब कुछ हम डील करेंगे. छोटा छोटा टॉपिक्स जो कि आपके कोर्स में भी है थर्ड ईयर में, और जो कोर्स से बाहर की भी चीज है. लेकिन वर्कशॉप में एचआर क्योंकि पढ़ रहे हो इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है कि अभी क्या चल रहा है बाहर इंडस्ट्री में. ठीक है, Yes. वी विल स्टार्ट द क्लास. वीडियो ऑन कर लो अपना अपना. Okay, today we are going to start a fresh topic which is performance appraisal. देखो,
अप्रेजल का मतलब होता है टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, किसी चीज का भी जब वैल्यू एस्टिमेट करते हो तो उसको कहते हैं कि तुम इस चीज को अप्रेज कर रहे हो, इसका वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब हुआ फिर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? यू ऑल थिंक इतने दिन में ये समझ में आया होगा? व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? टेल मी। क्या होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल? अच्छा, ऐसा सुना है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन तो अभी आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन बड़े जो भैया दीदी होंगे या जो लोग होंगे आपके यहाँ आसपास, सोसाइटी, एवरीवेयर, यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि एक साल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अच्छा काम किया तो इसकी सैलरी बढ़ गई। ये सुना है? सुना है मैम। यस मैम। ये सुना है कि इसको ट्रांसफर कर दिया दिल्ली हेडक्वार्टर, अच्छा Yes, काम करता था तो। Yes, ma'am. ये सुना है कि इसका काम सही नहीं था, काम ठीक नहीं करता था, कंपनी ने निकाल दिया इसको। Yes, ma'am. ये भी सुना होगा। ये सब किसकी वजह से होता है? परफॉर्मेंस की वजह से। ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप लोग म्यूट कर लीजिए। ये सब होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से। योर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप जहां काम करते हैं, wherever you work, योर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। आपने जो किया, आपने उसको कैसे किया, क्या किया, दैट परफॉर्मेंस हैज टू बी मेजर्ड। ओके, नाउ अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल ज्यादातर कितने दिनों का होता है? जनरली 1 साल का होता है। होता है ना, 1 साल आप काम करते हैं तो एक ईयरली परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम होता है आपका, जिस टाइम पे ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके अप्रेजल से क्या क्या चीजें निकल के बाहर आई। लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे कि सेल्स ओरिएंटेड जॉब होता है, जैसे जैसे कि ये देखे हो, सेल्स में, मार्केटिंग में, इंश्योरेंस में, होता है ना, इन लोगों को इंश्योरेंस बेचना होता है। 6 महीने के में कितना इंश्योरेंस बेचा, इनका टारगेट होता है कि दे हैव टू सेल दिस मेनी इंश्योरेंस इन 6 मंथ्स। यही होगा इनका परफॉर्मेंस। इनका परफॉर्मेंस यही जज करेगा कि इन्होंने कितना इंश्योरेंस बेचा। जो मार्केटिंग, जो सेल्स फील्ड में है, जैसे तुम इमेजिन करो कि आदित्य विजन गए होगे, तुम लोग गए होगे आदित्य Yes, विजन। Yes. आदित्य विजन वगैरह में क्या है, कभी जाओगे कोई चीज खरीदने के लिए, देन यू विल फील दिस कि वहां पर दूसरे मैडम अंकल जी के हाथ। ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स अनलेस यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन। या फिर बैंकिंग का जॉब में इंश्योरेंस बेचना, जैसे आदित्य विजन की बात कर रहे थे हम लोग, तो आदित्य विजन में क्या होता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, क्या इससे इंसेंटिव नहीं होता है, डिसाइड नहीं होता है? होता है। होता है। तुम लोग को जब हम पेरोल पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हम कॉल लेटर का फॉर्मेट बताए थे थोड़ा सा, कि जो ऑफर लेटर होता है उसका फॉर्मेट याद है? उसका Yes, फॉर्मेट ma'am. क्या बताए थे? Yes. कोई बात नहीं, बता रहे हैं हम अभी। उसका फॉर्मेट क्या बताए थे हम? जैसे कुछ जॉब्स, जनरली वैसे जॉब्स जो सेल ओरिएंटेड होते हैं, उन जॉब्स की जब तुम बात करोगे ना, जब वैसे जॉब्स कंपनी लेकर के आएंगे तुम्हारे पास, तो जनरली वैसे जॉब्स में ऑफर लेटर पे ऐसे लिखा रहेगा 5 लाख पैकेज, 3.5 फिक्स्ड प्लस 1.5 इंसेंटिव। देखिए हो कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम उन लोग का एग्रीमेंट भी तो बना हुआ होता है ना, 6 साल का, 2 साल का शायद। नहीं, जरूरी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ होता है ये। एग्रीमेंट जो तुम कह रहे हो लिमिटेड वो कंपनी में रहता है मैम। उससे बोलो। लिमिटेड कंपनी में रहता है ना एग्रीमेंट मैम, सब तो एग्रीमेंट पे नहीं रखता होगा मैम। सब अग्रीमेंट पे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस जैसे 3.5 तुम्हारा फिक्स है
और प्लस 1.5 इज फ्लेक्सिबल या वेरिएबल पे जिसको बोला जाता है, इंसेंटिव बेस्ड बोल दिया जाता है इसको। वो काउंट कराएगा तुमको, जैसे बाईजूस वगैरह पे भी तुम अगर जाओगे ना काम करने, अगर वो तुमको 8 लाख रुपए पैकेज दे रहे हैं, 5.5 ही फिक्स देंगे और बाकी का वेरिएबल कर देगा। ये सब क्या होता है, टारगेट बेस्ड जॉब होता है। तुम जितना टारगेट फुलफिल करोगे उतना तुमको इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इस तरह से इसलिए होता है कि एक तो पहली बात होती है कि इनका जॉब ही टारगेट बेस्ड है, दूसरा तुमको एक हाई मोटिवेशन देने के लिए किया जाता है कि तुमको जितना मोटिवेशन रहेगा पैसा कमाने का, वो हेल्प करेगा तुमको। तो जहां कहीं वैसे देखना तो ये समझना कि वो इंसेंटिव बेस्ड जहां जो चीज आ गई वो सेल्स बेस्ड जॉब है, और ऐसे जगह पे परफॉर्मेंस अप्रेजल थोड़ा कम टाइम पे होता है, इसलिए क्योंकि इन लोगों को बार, हाँ बोलो। मैम किसी भी जॉब में इंसेंटिव मिलता होगा क्या? हर जॉब में नहीं मिलता है, हर जॉब में नहीं मिलता। एचआर के जॉब में इंसेंटिव बेस्ड जनरली तुमको नहीं मिलेगा, फाइनेंस में इंसेंटिव बेस्ड तुमको जनरली नहीं मिलेगा। इंसेंटिव बेस्ड जनरली आपको मार्केटिंग में मिलेगा, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ये सब सेक्टर में। हाँ ज्यादातर तुमको वहां पर मिलेगा, ठीक है ना। प्योर, अब देखो कहीं कहीं क्या है, जैसे पटना वगैरह में छोटी छोटी कंपनीज हैं, ये तुमको एचआर के नाम पे बोल के ले लेंगी, पर कोर एचआर का वो काम कराती नहीं है। काम तुमको कराएंगी वही तुम्हारा पेपर वर्क का काम होगा, और कहीं ना कहीं से वो तुमको सेल्स के साथ अटैच कर देती है, तो उसकी बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन कोर एचआर जहां तुम काम करोगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इंसेंटिव बेस्ड जॉब। ओके, अब देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब समझ में आया। बहुत सारी चीजें हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के से डिटरमिन करते हैं। A lot of things we determine by performance appraisal. ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल होना एक बहुत बड़ी और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जितना आप सोच सकते हैं अभी उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि सपोज करो कि हम परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हैं तुम्हारा, तुम एम्प्लॉय हो और हम तुम्हारे मैनेजर हैं, हम तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों चीजों के लिए किया जाता है, 1 फॉर योर ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस एंड 2 फॉर योर सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस माने जिसको तुम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, जिसको कि तुम एक रिकॉर्ड देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हारा अटेंडेंस ऑब्जेक्टिव हो गया, होगा कि नहीं। हम कौशल का अटेंडेंस देखेंगे, सन्नी का अटेंडेंस देखेंगे और फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे, ये तो बहुत सिंपल है। और उस हिसाब से अगर सनी ने ज्यादा क्लासेस किया है तो हम बोल देंगे कि सनी इज ए बेटर एम्प्लॉय देन कौशल, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस। अब ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का और एग्जाम्पल देखो, और क्या होता है ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का और एग्जाम्पल होता है रेगुलरिटी। जैसे लीव तुम्हारा, हम आजकल हर जगह सॉफ्टवेयर से काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एवरीथिंग इज बीइंग वर्कड ऑन अ सॉफ्टवेयर बाय अ सॉफ्टवेयर। सो आपका जो बायोमेट्रिक लगता है, अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में बायोमेट्रिक लगाओगे तो जो सॉफ्टवेयर पे काम होता है ना, वो बायोमेट्रिक को अटैच कर देते हैं। वो एक बायोमेट्रिक तुम उधर लगा रहे हो और दूसरा उसका कॉपी किस में जा रहा है, तुम्हारे अटेंडेंस में। तुम्हारा लीव भी उसी में कैलकुलेट होता है। अब लीव हैज अ पॉलिसी, एचआर लीव की एक पॉलिसी रखते हैं ना, उस हिसाब से हम तुम्हारा रिकॉर्ड निकालेंगे। सपोज करो कि कौशल ने कम छुट्टी ली साल में, सनी ने ज्यादा छुट्टी ली, तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं ना कि कौशल इज अ मोर रेगुलर एम्प्लॉय देन सनी। यस मैम। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस उसका जज कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव चीजें होती हैं? इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय ओनली ऑब्जेक्टिव? नो मैम, क्रिएटिविटी गोल भी तो हो सकता है मैम। Yes. Then we talk about the subjective performance of the employees. The real judgment capacity works when we talk about the subjective performance of the employees, like creativity. कौन कितना क्रिएटिव है ये आसानी से बता पाना तो मुश्किल है ना, इसका कोई Yes, ma'am. मेट्रिक Yes, नहीं ma'am. होता है।
किसका डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छा है ये बता पाना मुश्किल है. कौन ज्यादा क्रिएटिव है ये दिस इज डिफिकल्ट टू से. Whose cognitive ability is better? It is difficult to say. Plus, there are few other attributes of an employee's character. Okay? There are few other attributes of an employee's character, which is like initiative. Organization में कोई problem होती है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. देयर आर डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, आते रहती है. अब Yes, ma'am. आपकी कैपेसिटी, योर कैपेसिटी टू इनिशिएट समथिंग, ये आपकी कैपेसिटी है कि आप कितनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं. ओके, हाउ मच ऑफ लीडरशिप क्वालिटी डू यू शो इज अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस. कि आप कितना निकल करके सामने आते हैं. ओके, आप खुद कितना इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि इन आई एम कमिंग अप टू शोल्डर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर Yes, ma'am. सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस. प्लस दूसरी बात, तुम्हारा सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ये डिपेंड करता है मैनेजर टू मैनेजर. कहने का मतलब, दो मैनेजर ये तो देख लेंगे कि ठीक है अटेंडेंस क्या है, इसमें तो कोई ढूंढने में मुश्किल नहीं है कि जिसका अटेंडेंस ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉय है, कम छुट्टी दी वो ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉय है. बट मुझे ये लग सकता है कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट किसी और मैनेजर को उसी जगह पे शायद ये चीज ना लगे तुम्हारे बारे में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, प्लस उसमें ये भी आता है, देखो ये हमारा नेचर है, दिस इज काइंड ऑफ आवर नेचर. वी लाइक पीपल हु आर सिमिलर माइंडेड, राइट. हम वैसे लोगों Yes, को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसा सोचते हैं, जिनकी पर्सनालिटी हमारे जैसा है, राइट, हमारे जैसी है. yes, ma'am. And this Yes, ma'am. is true, and this holds true even in the organization. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में भी बात करते हैं तो दिस होल्ड्स ट्रू कि वी टेंड टू लाइक पीपल, चाहे वो जूनियर्स ही क्यों ना हो, वी टेंड टू लाइक पीपल हु आर सिमिलर माइंडेड, जो हमारे जैसा सोचते हो. दिस इज वन थिंग. तो जो सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस होता है एम्प्लॉय का, इसको जज करना ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस को जज करने से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है. लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल इतना सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इतना सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है किसी के भी परफॉर्मेंस का, कि उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So write down the definition. Definition लिखो. Okay, write down the definition. Okay, write down. Performance appraisal is a systematic evaluation of performance appraisal is a systematic evaluation of performance of an employee performance appraisal is a systematic evaluation of performance of an employee in the organization. In the organization. It is a merit rating done by expert in the
field. It is a merit rating done by expert in the field. Now, I told you that performance appraisal is a systematic evaluation. अब अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल है और ये इतनी बड़ी बात है, इमेजिन कि दिस इज सच अ बिग थिंग कि उस परफॉर्मेंस अप्रेजल से बहुत सारा फैक्टर्स डिटरमिन करता है. कैन यू थिंक ऑफ द फैक्टर्स जो वो डिसाइड करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके के फैक्टर्स को सपोर्ट करता है? क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल करना बहुत इंपॉर्टेंट है? टेल मी. थिंक ऑफ द रीजंस. क्या क्या होता है? अभी हम लोग डिस्कस किए क्लास स्टार्ट होने से पहले. मैम क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क. क्वालिटी ऑफ वर्क, यस मैम. नॉट क्वालिटी ऑफ वर्क. मेरे कहने का मतलब है कि क्रिएटिव होना चाहिए. अभी क्या क्या फैक्टर्स हम लोग डिसाइड कर रहे थे? अभी हम लोग क्लास स्टार्ट होने के पहले हम लोग डिसाइड किए ना Yes. एक साल काम किया तो 1 साल काम किया मैम, फिर मैम वो छोड़कर चला गया मैम. वो फिर उसके बाद मैम छोड़ के चला गया. ये स्टार्टिंग में छोड़ के चला गया. नहीं मैम, एक साल का एक्सपीरियंस हो गया तो उसका हाई पोस्ट पे फिर नहीं मैम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. यस रुचि से बोलो. रुचि, मैम यही सब होगा ना, कम्युनिकेशन एबिलिटीज वगैरह. नो नो नो, तब तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझे. हम ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या क्यों जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में. टेल मी दिस. क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल जरूरी है? उसका इंपॉर्टेंस, उसकी नीड क्या है? वेज डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं उससे? सैलरी डिटर्मिनेशन. तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से ही तो तुमको सैलरी बढ़ाया जाएगा. यस. एक्सपीरियंस के बाद सैलरी इंक्रीज हो जाता है मैम. एक्सपीरियंस के बाद सैलरी इंक्रीज हो जाता है बिना परफॉर्मेंस किए हुए? परफॉर्मेंस देखा जाता है मैम. परफॉर्मेंस कैसा है, कितना छुट्टी लिया, यही सब. हाँ, कितना है. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मेथड होता है ना, उसमें ये सब कुछ इन्वॉल्व रहता है कि तुम कितना छुट्टी लिए हो, तुम कितने रेगुलर हो, तुमने क्या काम किया, कोई इंपॉर्टेंट काम को शोल्डर किया कि नहीं. ओके. मैम काम भी तो देखता होगा ना कि ये एम्प्लॉय काम कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है. बिल्कुल. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ही क्या हुआ? मैम नहीं करता होगा तो निकाल देता होगा फिर. देखो बहुत सारा फैक्टर होता है, एकदम सीधा निकाल ही नहीं दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से. वार्निंग कुछ दिया जाता है. देयर आर टाइम्स कि मान लो तुम देखो ऑर्गेनाइजेशन से सीधा निकाल दिया जाना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. तो उसके वजह से क्या होता है कि कुछ और मेथड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करती हैं ताकि वो जो खराब परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको या तो सिखा सके, या उस लायक भी नहीं है तो उनको कोई वैसा काम दे दिया जाए जो कि उनकी उस category ओहदे का. से, हाँ, उसकी कैटेगरी का हो. ठीक है. लो ग्रेड में मैम. यस. जिसको कि वो कर सकता है. नाउ पहला पॉइंट डिस्कस किए हम लोग, वेज एंड सैलरी डिटर्मिनेशन. देखो द नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, हेडिंग 2. नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पहला पॉइंट लिखिए, वेज एंड सैलरी डिटर्मिनेशन. ठीक है. ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि सैलरी बढ़ती है आपके अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से. वर्क के ओके. हिसाब से. और क्या पॉइंट सोच सकते हैं आप? बोलो. अभी जो रुचि ने बोला कि मैम बहुत खराब परफॉर्म करेंगे तो निकाल ही देते हैं, तो नहीं निकालना है तो क्या करेंगे बताओ?
मान लो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया मैंने तुम्हारा, तुम अप टू द मार्क नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी काम करने के लिए सुटेबल नहीं, तो क्या करेंगे? ट्रेनिंग वेरी गुड, यस, Yes, ma'am. Training उसको needs. ट्रेनिंग देंगे, वेरी गुड। तो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को, ट्रेनिंग जब पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे कि ट्रेनिंग का नीड दो तरीके का नीड होता है। ट्रेनिंग का नीड जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इसको दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एक इंडिविजुअल का नीड और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नीड। ऑर्गेनाइजेशन का नीड माने ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है किसी चीज की, इसलिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं किसी प्लांट में, तमिलनाडु में नया प्लांट खुला है, वहां भेजना है तो हम ट्रेनिंग देके भेजेंगे, या कोई नया मशीन इंस्टॉल करना है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग देंगे। लेकिन इंडिविजुअल का नीड माने कि लोगों को जरूरत है इस ट्रेनिंग की, तो ये होता है इंडिविजुअल नीड। ठीक है, ये जो अभी तुम लोग पढ़े ये होता है इंडिविजुअल नीड, यानी कि अगर परफॉर्मेंस, ये जज किया जाएगा कि अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो द ऑर्गेनाइजेशन विल अरेंज अ ट्रेनिंग फॉर द इंडिविजुअल। ओके, कैन यू हियर माय वॉइस? मैम मुझे लग रहा है कि मेरा ही नेटवर्क खराब है, मैम आपका नेटवर्क खराब है। इज इट ओके ना? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रहा है। ठीक है अभी? Yes, ma'am. Okay. So we were talking about individual need. So लिखिए इसको, training need identification. Second point, training need identification. यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या काम होगा? ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू थिंक ऑफ, टेल मी। और क्या सोच सकते हैं आप नीड में? प्रोबेशन समझते हो? प्रोबेशन, प्रोबेशन पीरियड ये सुने हो? किस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन किया जाता है तो उसको कुछ दिन के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड माने ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में मैम कंफर्मेशन करने के पहले जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। ये सुने हो कि नहीं? सीधा आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय नहीं बनते हैं, आपको कुछ दिनों तक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। ओके मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। इज इट ओके नाउ? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। नेटवर्क मैम आपका बहुत वीक है मैम। Yes, ma'am. ओके, अभी ठीक है? थोड़ा बेटर? यस मैम। प्रोबेशन पीरियड यानी कि तुमको कंफर्म करने के पहले वेट प्रोबेशन पीरियड मींस कि तुमको कंफर्म करने के पहले जो पीरियड में रखा जाता है दैट इज नोन एज प्रोबेशन पीरियड। अब देखो, प्रोबेशन पीरियड क्यों रखा जाता है? ताकि यू कैन लर्न, जो काम करना है तुम उस काम को तरीके से पहले सीख लो। तब हम प्रोबेशन पीरियड डिटर्मिन करेंगे कि भाई 1 साल का मान लो प्रोबेशन पीरियड रखा गया, लेकिन तुम्हारे कंफर्मेशन के टाइम पे स्टिल ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी फिट नहीं है कंफर्म्ड एम्प्लॉय कहलाने के लिए। ठीक है, that this person is not fit for being called a confirmed employee. In that case,
the company might think, your organization might think to extend your probation period, कि इसको थोड़ा सा और काम सीख लेने की जरूरत है, ये थोड़ा और काम सीख लेगा तब जाकर के ये एक confirmed employee बन सकता है. So write down the point, determination of probation period. इसको elaborate खुद कर लीजिएगा आप लोग. Determination of probation period. Then लिख लिए. Yes, मैम ma'am. गोल अचीवमेंट भी तो हो सकता है. गोल अचीवमेंट हाँ होता है एमबीओ में, लेकिन ये दैट इज नॉट द ओनली थिंग. जैसे कि गोल अचीवमेंट, क्या गोल तुमको दिया जाएगा? एक फिक्स्ड गोल हो सकता है कि एक साल में तुमको ना दिया गया हो, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस. ठीक है, तब नहीं Yes, देखा ma'am. जा सकता है ये चीज. चलो एक और पॉइंट बताओ, क्या ये प्रमोशन डिटरमिन करने में हेल्प नहीं करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल Yes, ma'am. हेल्प करेगा ना, कि तुम Yes, ma'am. किस तरीके का काम कर रहे हो. अगर तुम्हारे साथ वाले लोग, एक सीट है जिसपे कि तुमको अब प्रमोट होना है, 3 साल हो गया और तुमको प्रमोट होना है, देन व्हाट डू यू थिंक शुड बी द मेट्रिक ऑफ प्रमोटिंग यू? तब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करेगा कि आपने अपने साथ वालों से बेहतर परफॉर्म किया है, इसीलिए यू आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन. राइट? Yes, ma'am. राइट डाउन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रमोशन. एंड ट्रांसफर भी एक पॉइंट उसमें आएगा. एंड ट्रांसफर कैसे डिटरमिन करेगा? जरा इसका एग्जांपल बताओ तुम लोग, इतना समझने के बाद. ये मैम उसका बताइए. ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां जाकर तो वो और अच्छा काम करेगा, वर्क करेगा. मैम ट्रांसफर तो इसका तभी ना मतलब होता है जब प्रमोशन होता है. हमेशा नहीं, जरूरी नहीं है. तुम लोग इसका मतलब है कि पनिशमेंट ट्रांसफर का नाम नहीं सुने हो? नो मैम. ना मैम. सुने रिपीट हो ना? अगेन. क्या मैम? रिपीट पनिशमेंट अगेन. Yes, यस ma'am. मैम. यस मैम. यस मैम. क्या सब यस मैम मैम यस मैम? वर्क अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको ट्रांसफर कर देना. जैसे तो मैम देखो, प्लीज. हाँ गुड, ही गेव अ गुड एग्जांपल. देखो कई बार क्या होता है, एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आईएएस वगैरह को ट्रांसफर कर देना. देखो कई बार क्या होता है कि चाहे हम कितना भी अच्छा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर लें ऑर्गेनाइजेशन में, असली काम आपको, the original work, no matter how good a process you have built in the organization for bringing in people, the real caliber of a person can be judged only when that person is on work. ठीक है, सिर्फ जब वो पर्सन वर्क पे होता है. तो कई बार क्या होता है कि बहुत ट्राई करने के बाद भी, बहुत अच्छे प्रोसेस से गुजारने के बाद भी, देयर इज अ चांस दैट देयर हैज क्रेप्ट इन अ रॉन्ग पर्सन. एक गलत प्लेसमेंट आपने कर लिया है, किसी गलत पर्सन को हायर कर दिया है. तो अब इसका क्या सोल्यूशन है कि फिर से निकाल दें? ऐसा सोल्यूशन नहीं होता है. देन देयर कम्स अ सोल्यूशन कि यू जस्ट ट्रांसफर दैट पर्सन. उस रॉन्ग प्लेसमेंट को करेक्ट करने का ये एक तरीका होता है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है. ठीक है, अब दिल्ली हेडक्वार्टर है, जैसे तुमने पुलिस की बात कही, राजू ने कहा था ये एग्जांपल है ना. दिल्ली हेडक्वार्टर है, दिल्ली हेडक्वार्टर में यू नीड टू हैव वेरी कॉम्पिटेंट पीपल जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अगर कोई रॉन्ग प्लेसमेंट वहां हो जाती है, देन people can be transferred to a place which carries less responsibility, जहां इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है आपको काम को लेकर के. ऐसा भी होता है. ये एक ट्रांसफर का एस्पेक्ट हुआ. दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? देखो ट्रांसफर तब भी किया जाता है जब आपको मान लो कि तुम लोग पटना में बिग बास्केट ज्वाइन करते हो, बिग बाजार का चेन ज्वाइन करते हो. ठीक है, 3-4 लोग तुम लोग एक साथ बीबीएम के बाद बिग बाजार ज्वाइन किए. उसमें से किसी एक बंदे का बिग बाजार में परफॉर्मेंस इतना शानदार रहा, इतना शानदार है
कि 3 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अगर हम पटना में रिटेन करके रखते हैं तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ सच एन इम्पोर्टेंट टैलेंट। ये एक बहुत टैलेंटेड बंदा है, इसको हम हेडक्वार्टर पे रख सकते हैं, ये वहां ज्यादा सूट करेगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट काम करेगा। ये हो सकता है कि नहीं? इसलिए भी ट्रांसफर होता है। यस तो मैम। प्रमोशन के साथ भी ट्रांसफर होता है। जब आपका ट्रांसफर होगा प्रमोशन के साथ, यानी कि आप प्रमोट हुए, तो यू विल गो एंड टेक द चार्ज ऑफ अ प्लेस व्हिच डिमांड्स हायर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, और क्या पॉइंट सोच सकते हो? सोच के बताओ। परफॉर्मेंस अप्रेजल से और क्या क्या पता चलता है? बताइए। लिखो, पॉइंट लिखो। डिटर्मिनिंग हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स। रिपीट अगेन। Determining high performance individuals. क्या हुआ इस पॉइंट का मतलब? अब पॉइंट बता दिए, इसको सिर्फ एक्सप्लेन करो। बताओ। डिटर्मिनिंग हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स, क्या होगा इसका मतलब? मैम जैसे हाई परफॉर्मेंस करना है। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हाई पोस्ट पे जाएगा। नहीं, डिटर्मिनिंग हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स का मतलब है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके के लोग होते हैं, काम करते हैं। विथ टाइम एंड विथ परफॉर्मेंस अप्रेजल ये पता चलता है कि कुछ लोग बहुत हाई परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को दूसरे लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उन लोगों का पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके रहने से बहुत फर्क पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो क्या तुमको ये नहीं लगता है कि उन लोगों को, अगर उन लोगों को, क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस है, तो वो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन पे अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, और उनकी खोज भी होगी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, मींस दे विल हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट टू स्विच टू अनदर कंपनी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये पता चलता है कि दे आर परफॉर्मिंग हाई इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन उनको रोक के रखने का एफर्ट नहीं करेगी? करेंगे मैम। करेगी ना। तो ऐसे लोग अगर छोड़ के जाते हैं, देखो हर किसी के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने से फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग होते हैं अगर रिजाइन करते हैं तो उनको जाने दिया जाता है कि ठीक है, इट्स ओके, यू वांट टू स्विच, यू वांट टू लीव, यू कैन लीव। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको छोड़ के जाने से ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है, उनको लगता है कि हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, या फिर अभी इमीडिएटली अगर ये छोड़ के जाता है तो हमको फर्क पड़ेगा, काफी लैग हो जाएगा। तो वैसे लोग अगर काम छोड़ने के लिए रिजाइन करते हैं तो उनको ज्यादा सैलरी का ऑफर देके, या फिर बेहतर जगह पे प्रमोशन का या ट्रांसफर का ऑफर दे करके उनको रिटेन करने की कोशिश की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया? यस मैम। और कोई पॉइंट सोच सकते हो? देखो कितना सारा पॉइंट्स है। परफॉर्मेंस अप्रेजल किस किस काम के लिए किया जाता है? इज देयर एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ? रिसर्च वर्क, देखो पर्सनल रिसर्च, राइट डाउन पर्सनल रिसर्च, और ये पॉइंट आप लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे मुझे। PER
SONNER, पर्सनल वाला मत लिख देना, पर्सनल रिसर्च। What is personnel research and how is personnel research dependent upon performance appraisal? ये बता। Tell me. How is मैम ये personnel research? हाँ बोलो बोलो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह हो सकता वेरी गुड, ये एक पॉइंट है। What's Sunny? मैम गूगल पे है ये। Okay, she has Google. Fine. समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट? गूगल होने के बावजूद तुम बता दो जो गूगल पे नहीं है, that you can understand out of this point. See, can you hear me? Am I audible? Signal है अभी? यस मैम। मैम पर्सनल देखो, पर्सनल रिसर्च का मतलब पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल पढ़ेंगे आप लोग जब भी पढ़ेंगे। पर्सनल NAL नहीं है, NNEL है, पर्सनल रिसर्च। देखो, पर्सनल रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बिहेवियरल थ्योरी पढ़े हो, याद है? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी वगैरह पढ़े हो ना? नीड हायरार्की थ्योरी, डेविड मैक्लेलैंड की थ्योरी, ये सब पढ़े हो ना? वो सब थ्योरी कैसे हुई? आखिर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन से, उनको ये लगा कि मोटिवेशन और परफॉर्मेंस में कुछ रिलेशन है, यही था ना? इस थ्योरी को ऐसे ही प्रूफ किया गया कि मोटिवेशन और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कुछ रिलेशनशिप है। ये परफॉर्मेंस का डेटा वो कहां से निकाल रहे थे, ये बताओ? परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही निकाल रहे थे ना? अब ये मैटर समझ में आया? यस मैम। a lot of information, a lot of data which is fed in personal research, मतलब एक cause और effect relationship बनता है। ओके, एक cause और effect relationship बनता है ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या होने से क्या होता है, किस cause की वजह से क्या effect होता है। एंड दिस इज परफॉर्मेंस कैसा है किसी, मान लो कि कोई पॉलिसी लागू हुई ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? 2022 में कोई पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में लागू हुई। अब 2022 के पहले का ये माना जाएगा, एक अजम्पशन लिया जाता है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक पॉलिसी लागू हुई 2022 में ऑर्गेनाइजेशन में, इस अजम्पशन के साथ कि इस पॉलिसी के लागू होने से लोगों का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, यानी एम्प्लॉयज 150 एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन 150 एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को के डेटा को कंपेयर करेंगे ना, 2022 के पहले और 2022 के बाद से जो परफॉर्मेंस हुआ उसको कंपेयर करेंगे। तो इसमें डेटा कहां से फीड हुआ? The data was fed from performance appraisal. या फिर अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल से कोई, पहले केस में तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि उस पॉलिसी को के आने से परफॉर्मेंस अप्रेजल बढ़ा कि नहीं। दूसरी चीज कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से तुमको ये भी समझ में आएगा कि कोई सर्टेन बिहेवियर अगर मैनिफेस्ट हो रहा है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, बार बार कोई एक सर्टेन बिहेवियर निकल के आ रहा है परफॉर्मेंस में, then what is the cause of that behavior? उस पे रिसर्च हो सकता है। यस मैम। तो कितने भी टाइप का रिसर्च हो ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइप के रिसर्च का डेटा परफॉर्मेंस, काफी सारे टाइप के रिसर्च का डेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल से फीड किया जाता है। ठीक है? यस मैम। ये हुआ in this class we studied about performance appraisal. Briefly तुमको ये पता चला कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का नीड क्या है। अब समझ में आ गया कि इसका कितना नीड है, क्या नीड है? यस मैम। यस मैम। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में ही है, जिसको वी कॉल इट पोटेंशियल अप्रेजल।
ठीक है, ये नया टर्म है जो कि अभी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स। अगर पोटेंशियल अप्रेजल इतना इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इतना इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मेथड भी होगा, कुछ पुराना मेथड है, कुछ नया मेथड है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। इसमें एक मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मॉडर्न है, 360 डिग्री अप्रेजल, उस पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।